मुंबई एयरपोर्ट पर फाइल खो जाने के कारण तृषा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। उसी समय शुभ का कॉल आ गया। कॉल रिसीव करते ही शुभ ने कहा, ठीक से पहुंच गई त्रिशु? तृषा ने कहा, शुभ ने कहा, क्या हुआ, इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? तृषा ने कहा, हाँ हम ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तृषा शुभ को सब कुछ बताती है। शुभ हैरान होते हुए कहता है, व्हाट? मुंबई पहुंचते ही तूने इतना बड़ा कांड कर दिया? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, मेरे पास एक्स्ट्रा फाइल है, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर देता हूँ। ये सुनते ही तृषा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो चहकते हुए बोली, थैंक यू शुभ, मुझे पता था तुम्हारे पास सोल्यूशन जरूर होगा। कुछ देर बाद ही शुभ का मेल आता है जिसमें होटल का एड्रेस है, ब्लू एंजल होटल। तृषा एड्रेस मिलते ही थोड़ी देर बाद कैब से होटल पहुंचती है और आराम करने लगती है। अगली सुबह मुंबई के टॉप इंडस्ट्रीज में से एक ओबरॉय इंडस्ट्रीज और उसके मालिक है रणविजय ओबरॉय। वो आज अपने ऑफिस में थे। तभी रवि ने उनसे कहा, सर आज आपकी मीटिंग 10 बजे ब्लू एंजल होटल में है। रणविजय ने कहा, 9:30 बज गए हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे देर से पहुंचने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, गाड़ी निकालो। रवि ने कहा, सॉरी सर, मैं आपको। रणविजय ने गुस्से से कहा, शट अप रवि, ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो और गाड़ी निकालो। रवि ने कहा, यस सर। रणविजय और रवि ऑफिस से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ब्लू एंजल होटल के बाहर आकर रुकती है। रणविजय और रवि दोनों होटल में एंटर करते हैं और लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आते हैं। 3rd फ्लोर के हॉल में मीटिंग होने वाली थी और सब रणविजय का वेट कर रहे थे। रणविजय मीटिंग हॉल में एंटर करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मीटिंग हमें 15 मिनट में खत्म करनी है। ये सुनते ही मीटिंग के लिए बैठे एक मेंबर राजेश ने कहा, व्हाट, 15 मिनट में? ये इम्पॉसिबल है। रणविजय ने कहा, ओके देन मीटिंग कैंसिल करते हैं। रणविजय का फोन बजता है और वो फोन लेकर बाहर निकल आता है। तभी राजेश ने रवि से पूछा, रणविजय का मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? रवि ने कहा, सर आप प्लीज मीटिंग 15 मिनट में खत्म कीजिए। तब राजेश ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं रणविजय कॉल रिसीव करता इससे पहले ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। लड़की ने स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स पहना हुआ है, खुले बिखरे हुए बाल, ऐसा लग रहा था अभी सो के उठी है। वो दरवाजे पर खड़ी अपनी होटल स्टाफ से कॉफी लेती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। रणविजय उसका आधा चेहरा ही देख पाता है, आधा चेहरा बालों से ढका होने के कारण नहीं देख पाता। रणविजय अब भी उस बंद दरवाजे को देख ही रहा था। उसे उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। रणविजय ने खुद से कहा, कहीं तो देखा है इसे, पर कहाँ? कहीं ये वही एयरपोर्ट वाली लड़की तो नहीं? तभी वहाँ रवि आ जाता है। रणविजय कहता है, एयरपोर्ट वाली लड़की का पता किया? रवि बोला, सॉरी सर, अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मेरे आदमी लगे हुए हैं। रणविजय ने गुस्से में कहा, एक लड़की के बारे में पता करने में इतना समय लग रहा है? मुझे 2 दिन के भीतर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेबल पर मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो मीटिंग में चला गया। लेकिन अब 15 मिनट में खत्म होने वाली मीटिंग पिछले 2 घंटे से चल रही थी। 2 घंटे से रणविजय की नजरें मीटिंग हॉल के सामने वाले कमरे पर ही थी जिसमें उस लड़की ने एंटर किया था। लेकिन अफसोस कि 2 घंटे में एक बार भी रूम का दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मीटिंग ओवर करके रणविजय मीटिंग से बाहर निकल गया। रणविजय के इस बिहेवियर से सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी में कोई सवाल करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। रणविजय और रवि दोनों कुछ ही देर में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचते हैं। रणविजय अपने कैबिन में बैठा फाइल चेक कर रहा है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग की फाइल पर पड़ती है जो बाकी सभी फाइल से थोड़ी डिफरेंट है, जिस पर लिखा है वुड बी ग्रेट फैशन डिजाइनर। रणविजय उस फाइल को खोलकर देखने लगता है। रणविजय ने खुद से कहा, इसमें तो किसी सेमिनार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किसकी और यहाँ कैसे? फाइल के लास्ट पेज में एक बायोडेटा है जिस पर तृषा भारद्वाज का नाम लिखा था। रणविजय नाम पढ़कर खुद से कहता है, तृषा, नाइस नेम, बट बिना इस फाइल के काफी प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। कोई अपने काम को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तभी वहाँ रवि आ जाता है। उसने कहा, सर, कुलजीत सर ने कल से सेमिनार में जो कैंडिडेट हैं उनके नाम और फोटोज की लिस्ट भेजी है और कहा है कि आप किसी को भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। रणविजय ने कहा, उनसे कह दो कि मैं कल सेमिनार में ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर लूंगा। रवि ने कहा, ओके सर। दूसरी तरफ तृषा सेमिनार से रिलेटेड एक मीटिंग के लिए ताज होटल में मिस्टर जोशी से मिलने पहुंची। तृषा ने जोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो सर। जोशी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर शाह, नाइस टू मीट यू, प्लीज हैव अ सीट। जोशी ने कहा, मिस्टर शाह, आप मुंबई में कहाँ रुकी है? आई मीन आपके किसी रिलेटिव के यहाँ या फिर किसी होटल में? तृषा ने कहा, होटल, हम ब्लू एंजल होटल में रुके हैं। जोशी ने कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कल का सेमिनार भी ब्लू एंजल होटल में ही है। अब तो आपको सेमिनार में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाय द वे, आप कौन से फ्लोर में है मिस्टर शाह? तृषा ने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जोशी ने कहा, मैं सोच रहा था कि कल आपको आपके रूम से ही पिक कर लूं। वो क्या है ना, होटल काफी बड़ा है और सेमिनार टॉप फ्लोर पर है, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। तृषा ने कहा, ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं सर, हम खुद आ जाएंगे। जोशी ने कहा, मिस्टर शाह, मेरा नाम विकी है, अगर आप मुझे सर की बजाय विकी कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तृषा ने कहा, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, हम चलते हैं। विकी ने कहा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तृषा ने कहा, नो थैंक्स, हम खुद चले जाएंगे। विकी ने खुद से कहा, विकी जोशी को मना कर दिया, कुछ तो बात है इस लड़की में। दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में रणविजय की दादी माँ शोभा रणविजय का इंतजार कर रही है। शामू काका और रामू काका इस घर के पुराने और वफादार नौकर हैं। इतने बड़े ओबरॉय मेंशन में रहने वाले गिनती के कुछ ही लोग हैं। तभी घर की घंटी बजती है। शोभा ने कहा, लगता है रणविजय आ गया। रामू ने कहा,
मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रामू दरवाजा खोलता है। शोभा ने कहा, आ गया तू, कितनी देर लगा दी आज। रणविजय ने कहा, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं दादी, इतनी भी देर नहीं हुई है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप डिनर लगाइए रामू काका। इतना कहकर रणविजय अपने रूम में चला जाता है। रामू खाना लगाता है। शोभा डाइनिंग टेबल पर बैठी रणविजय का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में रणविजय नीचे आता है। दादी माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठा देख रणविजय दादी माँ से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है आपसे डिनर के लिए मेरा इंतजार मत कीजिए, लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। शोभा ने कहा, क्यों मानूं मैं तेरी बात? हाँ, सुबह का नाश्ता तू घर पर करता नहीं, एक बार घर से निकलने के बाद पूरे दिन तेरा कोई अता पता नहीं रहता, तो क्या रात का खाना भी मैं अपने पोते के साथ न खाऊं? रणविजय ने कहा, दादी माँ आप तो ऐसे शिकायत कर रही है जैसे घर से निकलने के बाद मैं पूरा दिन अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता हूँ और आपको टाइम नहीं दे पाता। शोभा ने कहा, अगर ऐसा वाकई में होता तब तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं होती बेटा। रणविजय ने दादी माँ की बात को इग्नोर करते हुए कहा, खाने के समय ज्यादा बात नहीं करते दादी माँ, शांति से खाना खाइए। शोभा ने कहा। दूसरी तरफ अगली सुबह ब्लू एंजल होटल में सेमिनार शुरू होने का टाइम हो गया था। लोग धीरे धीरे करके वहां पहुंच रहे थे। तभी वहां रणविजय के अंकल कुलजीत जोशी पहुंचे और उन्होंने हाथ में माइक थामते हुए कहा, गाइज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हर साल की तरह इस साल भी सेमिनार टॉप 10 फैशन डिजाइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोजित किया गया है। इस बार भी मुंबई के 10 फैशन डिजाइनर कंपनी इन टॉप 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज है। ओवरऑल इंडस्ट्रीज इस बार अपना कैंडिडेट सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगी। सबको यही शिकायत होती है कि रणविजय ओवरऑल बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करने का मौका नहीं देते। सो गाइस, इस बार आप सबके पास ये मौका भी है और आज की शाम भी। एंजॉय द पार्टी। वहीं तृषा भी अब सेमिनार के लिए रेडी हो रही थी। उसने रेड कलर का स्लीवलेस इवनिंग गाउन पहना था और बालों का बन बनाया था। उसने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और पैरों में हाई हील्स पहने थे। कुछ देर बाद तृषा अपने रूम से बाहर निकलती है और टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ती है। लिफ्ट में एंटर करने के कुछ देर बाद तृषा को याद आता है कि वो अपना फोन रूम में ही भूल आई है, लेकिन तब तक लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच गई थी। वो वापस से 3rd फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है, लेकिन तभी एक लड़की हड़बड़ी में आकर 1st फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर देती है। लड़की को इतनी हड़बड़ी में देखकर तृषा उससे कुछ नहीं कह पाती। लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय रणविजय की गाड़ी होटल के बाहर रुकती है। आज भी उसने ब्लैक सूट बूट और हमेशा की तरह ब्लैक गॉगल्स पहने हुए है। रणविजय होटल में एंटर करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ता है और लिफ्ट खुलने का वेट कर रहा है। लिफ्ट खुलते ही रणविजय अंदर आता है और टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि उसके बटन प्रेस करने के पहले तृषा 3rd फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर देती है। तृषा और रणविजय दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। तृषा ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कहा, हम बस 2 मिनट में आते हैं। वो जल्दी से रूम का दरवाजा खोलती है और अपना फोन लेकर वापस दरवाजा बंद करके अपनी ड्रेस को संभालते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ती है। रणविजय ने तृषा को उसी रूम से बाहर आता देखा और मन में कहा, ये तो सच में वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। तृषा लिफ्ट में एंटर करती है और टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है। रणविजय अब भी उसी को देख रहा है। तृषा के हील्स गाउन में फंस जाते हैं और वो गिरने लगती है, पर रणविजय उसका हाथ थाम लेता है। रणविजय ने कहा, संभाल के। इसके बाद जैसे ही तृषा ने रणविजय की ओर देखा, चौंकते हुए कहा, तुम छोड़ो हमारा हाथ। लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तृषा बाहर निकल जाती है और रणविजय भी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और तृषा का गाउन उसमें फंस जाता है। रणविजय दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा है, लेकिन उसकी नजर तृषा पर ही है। तृषा गुस्से से गाउन को खींचने लगती है। तभी रणविजय उसके पास आकर कहता है, ऐसे खींचने से फट जाएगा। रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, रुको, लिफ्ट खुलते ही निकल जाएगा, तब तक यहीं खड़ी रहो। तृषा तुरंत अपना हाथ झटकती है और गुस्से से कहती है, एक बार में बात आपको समझ में नहीं आती क्या जताना चाहते हैं आप? रणविजय कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से से उसे घूरकर सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। क्या तृषा और रणविजय की ये तकरार जारी रहेगी? क्या हो जाएगा दोनों को प्यार? क्या रणविजय तृषा से लेगा अपनी बेइज्जती का बदला? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। रणविजय सेमिनार हॉल में चला जाता है। उसके जाते ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और तभी विकी लिफ्ट से बाहर आता है। सामने तृषा को देख विकी ने कहा, ओह हाय तृषा, मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है इस पार्टी में। तृषा ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली हमारी ड्रेस। जाने दीजिए। विकी ने कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तृषा ने कहा, थैंक्स, चले? विकी ने कहा, जी चलिए। विकी तृषा के साथ पार्टी में एंटर करते हैं। वहाँ रणविजय को देखकर विकी ने कहा, हाय ब्रो, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी सेमिनार में आने वाले हो। रणविजय ने कहा, विकी काम पर ध्यान दोगे तभी तो काम से रिलेटेड बातें याद रहेंगी। विकी ने कहा, प्लीज हाँ, आप यहाँ शुरू मत हो जाना, पार्टी में आए हो तो पार्टी एंजॉय करो ना, हर वक्त काम की बातें अच्छी नहीं लगती। रणविजय ने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से पहले तो तुमने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, फिर आज यहाँ कैसे? तृषा ने दोनों को बात करता देख वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर विक्की ने तृषा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे आप कहाँ चली मैडम? तृषा पलटकर विक्की को घूरने लगती है। तब विक्की ने फिक्र जताते हुए कहा, तुम यहाँ किसी को जानती नहीं हो, मैं ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तृषा ने विक्की से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ गए। तभी कुलजीत वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने विक्की को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे विक्की?
तुम ऐसे बिजनेस पार्टीज में कब से शामिल होने लगे? विकी ने कहा। डैड, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, कुलजीत ने पूछा। किससे? लेकिन विक्की बिना उनकी बात का जवाब दिए त्रिशा को लाने आगे बढ़ गया। उसी समय रणविजय का फोन बजता है। रणविजय ने फोन पर कहा, यस मिस्टर जोन। मिस्टर जोन ने कहा, हमें मीटिंग आज ही करनी होगी मिस्टर ओबरॉय। रणविजय ने कहा, ये तो इम्पॉसिबल है, आई थिंक हमें मीटिंग कैंसिल करनी होगी। मिस्टर जोन ने कहा, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं, आई होप कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे मिस्टर ओबरॉय। एक इमरजेंसी के कारण कल ही हमें ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, मुझे आपके डिसीजन का इंतजार रहेगा। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, तो ठीक है, 15 मिनट में होटल गैलेक्सी। मिस्टर जोन ने कहा, डन। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद रणविजय ने कुलजीत से कहा, अंकल मुझे जाना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुलजीत ने कहा, लेकिन कैंडिडेट्स तुम तो आज ही चुनने वाले थे ना? रणविजय ने कहा, आज मैं मेरी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ अंकल। सेमिनार के अंत में जो भी लास्ट कैंडिडेट बचेगा, आप उसका नाम मेरे साथ अनाउंस कर दीजिएगा। कुलजीत ने कहा, एक बार प्रोफाइल तो चेक कर ले, ये रिस्की हो सकता है। आर यू श्योर? रणविजय ने कहा, यस ऑफ कोर्स, मैं चलता हूँ। कुलजीत ने कहा, ठीक है। रणविजय को जाता देख सुरेश मल्होत्रा उसके पास आकर बोला, क्या बात है, अभी तो इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप? रणविजय ने मल्होत्रा की बात को काटते हुए कहा, ओह, तो मुझ पर ही नजर रखी जा रही थी। सुरेश मल्होत्रा ने कहा, अपने दुश्मनों की जानकारी रखने में क्या बुराई है? रणविजय ने कहा, ओह, तो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। रणविजय की तेज आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया और सबकी नजरें रणविजय और सुरेश मल्होत्रा पर है। रणविजय ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अब जब आपने खुद ही ऑफिशियल मुझे चैलेंज किया है तो आई प्रॉमिस कि अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। रणविजय दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पूरी ईमानदारी से निभाता है, एंड आई होप कि आप मेरे इस टैलेंट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गुड लक। रणविजय आंखों पर चश्मा चढ़ाकर वहां से निकल जाता है। सुरेश मल्होत्रा वहां खुद की बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये रणविजय खुद को समझता क्या है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां मलिक साहब ने आकर कहा, ये सब क्या चल रहा है मिस्टर मल्होत्रा? आप जानते भी हैं जिससे आप उलझ रहे हैं वो इंडस्ट्री में किस पोजीशन पर है? सुरेश मल्होत्रा ने कहा, एक दिन उसकी इस पोजीशन का घमंड मैं तोड़ कर रहूंगा, आप देख लीजिएगा। मलिक साहब ने कहा, अब अगर आप खुद को बर्बाद करना ही चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा था। गुड लक। इधर विक्की त्रिशा को ढूंढ रहा है। त्रिशा बाकी कैंडिडेट्स के साथ स्टेज के नीचे बैठी है। तभी विक्की त्रिशा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। विक्की ने कहा, त्रिशा जी आप यहाँ? मैं कब से आपको बाहर ढूंढ रहा था, चलिए आपको किसी से मिलवाना है मुझे। त्रिशा ने अपनी सीट से उठते हुए पूछा, किससे? विक्की ने कहा, आप चलिए तो सही। विक्की त्रिशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। त्रिशा ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाए। विक्की ने हाथ छोड़कर कहा, ओह सॉरी, आप चले? त्रिशा ने कहा, विक्की त्रिशा को कुलजीत से मिलवाता है। विक्की ने कहा, डैड ये त्रिशा है, और त्रिशा मीट माय डैड कुलजीत जोशी। त्रिशा ने कहा, हेलो सर। कुलजीत ने कहा, हेलो त्रिशा बेटा, आप विक्की की फ्रेंड है? तभी मैं सोचूं आज ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं। विक्की ने खुद से कहा, क्या यार, जिसे देखो त्रिशा के सामने मेरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है, पहले बड़ा भाई और अब डैड, सब मेरे दुश्मन है। त्रिशा ने कहा, नो सर, आई एम त्रिशा भारद्वाज फ्रॉम बनारस। टॉप 10 कैंडिडेट्स में हम एक है, शायद आप भूल गए, पर हम बनारस में मिल चुके हैं कंपटीशन में। कुलजीत ने कहा, ओह कैंडिडेट सिलेक्शन स्टार्ट ही होने वाला है, आप रेडी हो जाइए। इतना कहकर कुलजीत चले जाते हैं। उनके जाने पर त्रिशा ने विक्की से कहा, फ्रेंड्स, हम कब फ्रेंड्स बने? विक्की ने त्रिशा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो अब फ्रेंड्स है ना? त्रिशा ने हाथ मिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। दूर खड़ी सौम्या की नजरें काफी देर से त्रिशा पर है। त्रिशा को इस तरह सेमिनार के ओनर कुलजीत और विक्की के साथ देखकर जलन हो रही है। वो त्रिशा की ओर मुस्कान के साथ बढ़ती है और अपने हाथ में लिए ड्रिंक से उसके कपड़े खराब कर देती है। सौम्या ने कहा, ओह आई एम सॉरी त्रिशा, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। त्रिशा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इट्स ओके, हम इसे साफ करके आते हैं। विक्की ने कहा, चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। त्रिशा और विक्की चले जाते हैं और सौम्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। वहीं सेमिनार हॉल में कुलजीत ने माइक थामते हुए कहा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बहुत इंतजार हो गया, अब हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार ओबरॉय इंडस्ट्रीज अपने कैंडिडेट सबसे पहले नहीं बल्कि लास्ट में लेने वाले हैं, तो मैं मलिक साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर मलिक। मलिक साहब रोहित शर्मा को अपना कैंडिडेट चूज करते हैं। उसके बाद सुरेश मल्होत्रा, सौम्या सिन्हा को चूज करते हैं। एक एक करके सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां त्रिशा अब तक वापस नहीं आई थी। ये देखकर सौम्या ने खुद से कहा, आप घूमती रहो विक्की जोशी के साथ, तुम्हारा सिलेक्शन तो आज होने से रहा, अब तो कोई कंपनी भी नहीं बची है। तभी कुलजीत त्रिशा का नाम अनाउंस करते हैं। त्रिशा अपना नाम सुनकर जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती है। हॉल तक पहुंचने से पहले उसका नाम 3 बार अनाउंस हो चुका है। त्रिशा काफी घबरा जाती है और हॉल के बाहर ही रुक जाती है। विक्की त्रिशा को ऐसे घबराते देख उसका हाथ थामकर कहता है। विक्की ने कहा, त्रिशा आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, चलिए। दोनों हॉल में एंटर करते हैं। एक बार फिर त्रिशा का नाम अनाउंस होता है। विक्की ने कहा, डैड त्रिशा भारद्वाज इज हियर। सब मुड़कर त्रिशा को देखने लगते हैं। विक्की त्रिशा का हाथ थामे उसे स्टेज पर ले जाता है। त्रिशा की ऐसी एंट्री से सौम्या और भी चिढ़ जाती है। सौम्या ने त्रिशा से कहा, यहाँ तक आ तो गई हो, पर अफसोस
सिलेक्ट करने के लिए अब कंपनी बची ही नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। त्रिशा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और स्टेज पर आती है। कुलजीत ने कहा, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। मिस त्रिशा भारद्वाज इज द लास्ट कैंडिडेट एंड शी इज द कैंडिडेट ऑफ रणविजय ओबरॉय। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड टुगेदर। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। त्रिशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सिलेक्शन ओबरॉय इंडस्ट्रीज में हुआ है। वो मन ही मन माता रानी को शुक्रिया अदा कर रही थी। सौम्या की शक्ल देखने लायक है। तभी सुरेश मल्होत्रा ने कहा, जिस रणविजय ओबरॉय को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आज उन्हीं की कैंडिडेट स्टेज पर 10 बार नाम अनाउंस करने के बाद आई है। कमाल की कैंडिडेट सिलेक्ट की है इस बार ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने। सबके हंसने की आवाज हॉल में गूंजने लगती है। त्रिशा की इंसल्ट होते देख विकी को गुस्सा आता है। विकी ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जिसका नाम रणविजय के साथ जुड़ा हो आप उसका मजाक उड़ाए? वैसे भी त्रिशा रणविजय ओबरॉय की कैंडिडेट है और जहां तक मुझे पता है रणविजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे या कमेंट करे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खुद पर और अपने कैंडिडेट्स पर ध्यान दें, ना कि दूसरों पर। वहीं त्रिशा ने किसी की परवाह किए बिना ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। क्या होगा जब त्रिशा को पता चलेगा कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज रणविजय ओबरॉय की ही है? क्या त्रिशा छोड़ देगी ओबरॉय इंडस्ट्रीज या करेगी रणविजय का सामना? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। होटल गैलेक्सी में रणविजय और मिस्टर जोन की मीटिंग खत्म होती है और रणविजय अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर अपने बॉडीगार्ड के साथ होटल से बाहर निकलता है। कार में बैठते ही रणविजय के फोन की बेल बजती है। रणविजय के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आपके जाने के बाद सेमिनार में सुरेश मल्होत्रा ने काफी तमाशा किया। रणविजय ने कहा, 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो, हम वहीं बात करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके सर। रणविजय ऑफिस पहुंचता है। इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। रात के 10 बज रहे हैं। रणविजय अपने कैबिन में जाता है। तभी नमन पहुंचता है। नमन ने कहा, मैं आए कम इन सर? रणविजय ने पेपर्स चेक करते हुए कहा, आओ नमन। नमन ने कहा, सर, जब ओबरॉय इंडस्ट्री के कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ तब सुरेश मल्होत्रा ने काफी सीन क्रिएट किया और उस कैंडिडेट का मजाक भी उड़ाया। रणविजय ने कहा, ओह, तो ये बात है। मुझे लगा ही था कि वो आज जरूर कोई ना कोई ड्रामा करेगा। नमन ने कहा, जी सर। नमन रणविजय को सब कुछ बताता है जो सेमिनार में हुआ। रणविजय ने पूछा, कैंडिडेट के लेट से आने का रीजन क्या है, पता चला? नमन ने कहा, नो सर, लेकिन जब वो आई तो विकी सर उनके साथ थे। रणविजय ने कहा, विकी के साथ? ठीक है, मुझे उस कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मल्होत्रा के कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। नमन ने कहा, सर, इस फाइल में कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन है। त्रिशा बनारस से पहली बार मुंबई आई है। रणविजय ने कहा, तो जाहिर सी बात है कि वो विकी को नहीं जानती। फिर विकी ने उसकी इतनी हेल्प क्यों की? नमन ने कहा, आई डोंट नो सर। रणविजय ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। रणविजय कैंडिडेट की फाइल चेक कर रहा है। रणविजय ने खुद से कहा, त्रिशा भारद्वाज, कहीं ये वही त्रिशा तो नहीं है जिसकी फाइल आज सुबह मेरी टेबल पर थी? रणविजय दोनों फाइल की इन्फॉर्मेशन को मिलाता है। रणविजय ने खुद से कहा, ओह, तो मैं सही हूँ, ये वही त्रिशा है। कमाल है, लगता है इस लड़की की किस्मत में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के कैंडिडेट बनना तय था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की टाइम भी लेट थी और अपनी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल भी गुमा दी। ना वक्त की कदर है और ना चीज़ों की। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? ब्लू एंजल होटल। सेमिनार खत्म हो चुका है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी कम होने लगी है। कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। इधर मलिक और कुलजीत आपस में बातें कर रहे हैं। सुरेश मल्होत्रा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वो एक कुटिल मुस्कान लिए उन दोनों की तरफ बढ़ता है। सुरेश ने कहा, अब कौन से सीक्रेट शेयर किए जा रहे हैं दो जिगरी दोस्तों के बीच? कुलजीत ने सुरेश को इग्नोर करते हुए कहा, इंदर, हमें चलना चाहिए। इंदर। मलिक ने कहा, हमारे सीक्रेट पर ध्यान देने से अच्छा होगा कि तुम अपने सीक्रेट संभालो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे सीक्रेट बाहर आ गए उस दिन तुम जेल के अंदर होगे और वो दिन दूर नहीं। सुरेश मल्होत्रा ने कहा, मलिक साहब, जब आप 20 साल पहले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ लेंगे? मैं भी देखता। कुलजीत ने गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे घटिया इंसान की बातों को झेलना अब मेरे बस में नहीं। सुरेश मल्होत्रा ने कहा, अरे आप इतनी जल्दी भूल गए? आपकी कंपनी की तरफ से तो इनविटेशन आया है हमें इस सेमिनार में शामिल होने का। कुलजीत जोशी ने कहा, हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपस में मिक्स नहीं करते, क्योंकि हम तुम्हारे जितने गिरे हुए नहीं हैं। मलिक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, काम डाउन कुलजीत, अब वो दिन दूर नहीं जब हम इसकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। सुरेश मल्होत्रा ने चीखते हुए कहा, उस रणविजय के दम पर इतना उछल रहे हो ना, बहुत जल्दी ही मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा और इस बार भी तुम सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। कुलजीत ने कहा, आवाज नीचे सुरेश, आवाज नीचे। तुम्हारे चीखने से सच बदल नहीं जाएगा कि तुम कितने घटिया इंसान, और तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। 20 साल पहले ना सही, 20 साल बाद ही सही, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। मलिक ने कहा, कौन किसको किसके अंजाम तक पहुंचाता है ये देखने के लिए तुम भी यहाँ हो और हम भी यहाँ। लेट्स सी। कुलजीत जोशी, सुरेश मल्होत्रा और मलिक साहब के बीच हो रही इस बहस की आवाज धीरे धीरे हॉल में गूंजने लगती है। इक्का दुक्का लोग ही बचे हैं और उनकी नजर इन तीनों पर ही है। कुलजीत ने सबको खुद की ओर देखता पाकर कहा, इंदर, चलो यहाँ से। इसे तो आदत है हर जगह तमाशा करने की, ये अपनी गिरी हुई हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। कुलजीत जोशी और इंदर मलिक वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ विकी और त्रिशा सेमिनार के बाद साथ में डिनर करने बैठे हैं।
जो अब कंप्लीट हो गया था। विकी त्रिशा को गुड नाइट बोलकर पार्किंग की तरफ बढ़ता है और त्रिशा बिल पे करने जाने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी कार की चाबी पर पड़ती है। विकी पार्किंग एरिया में आता है। कुलजीत जोशी और इंदर मलिक भी वहां पहुंचते हैं और उनसे बातें करते हैं। तभी त्रिशा विकी को ढूंढते हुए उसकी कार की चाबी लेकर आती है। विकी त्रिशा को देख लेता है और उसके पास जाता है। विकी ने कहा, आप यहाँ? त्रिशा ने कहा, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। विकी ने खुशी से कहा, मुझे ढूंढ रही थी? क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी कि मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। त्रिशा ने इरिटेट होकर कहा, ओह प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। विकी ने त्रिशा को छेड़ते हुए कहा, तो फिर कैसी बात है? त्रिशा ने विकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाय द वे मिस्टर जोशी, आज आप घर कैसे जाने वाले हैं? उड़कर? त्रिशा ने विकी को कार की चाबी दिखाते हुए कहा, इसे तो आप अंदर ही भूल आए थे। विकी अपनी पॉकेट चेक करते हैं लेकिन उसे कार की चाबी नहीं मिलती और वो कहते हैं, ओह थैंक यू त्रिशा, थैंक यू सो मच, इसके बिना मैं घर कैसे जाता। विकी त्रिशा से चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन त्रिशा चाबी हवा में उछालते हुए कहती है, और अगर मैं ये आपको ना दूं तो? विकी ने अपनी उंगली सर पर टैप करके सोचते हुए कहा, तो मैं इसी होटल में रुक जाता हूँ। विकी का जवाब सुनते ही त्रिशा उसके हाथों में कार की चाबी पकड़ाती है और कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप जाइए, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर त्रिशा जाने को पलटती है लेकिन विकी उसका हाथ पकड़ लेता है। विकी ने कहा, क्यों? आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? विकी का यूं हाथ पकड़ने से त्रिशा को गुस्सा बहुत आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके विकी की तरफ पलटती है। पहले अपने हाथ को, उसके बाद विकी को घूरने लगती है। त्रिशा को इस तरह देखकर विकी उसका हाथ छोड़ देता है और हल्की सी स्माइल देता है। त्रिशा भी विकी की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगती है। त्रिशा को ऐसा करता देख विकी कंफ्यूज हो जाता है कि वो गुस्से में है या नॉर्मल। त्रिशा ने कहा, बनारस में एक लड़के ने हमारा हाथ पकड़ा, उसके बाद फिर किसी और का हाथ पकड़ने के लायक नहीं रहा वो। विकी ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? त्रिशा कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ विकी को घूर कर देख कर चली जाती है। ओवरऑल इंडस्ट्रीज। अगली सुबह तैयार होकर त्रिशा विकी के साथ ऑफिस पहुंच गई। विकी ही उसे होटल ब्लू एंजल लेने आया था। दोनों ही ओवरऑल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। विकी को देखकर रिसेप्शनिस्ट नैना गुड मॉर्निंग विश करती है। विकी पूछता है, आपके बॉस आ गए? नैना, नो सर किसी जरूरी मीटिंग से बाहर गए हैं, आधे घंटे बाद ही आएंगे। विकी, नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेते हैं। विकी और त्रिशा वेटिंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। त्रिशा ऑफिस देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ मलिक साहब आ जाते हैं। उसे देखते ही विकी कहता है, इनका ओवरऑल इंडस्ट्रीज में 20% शेयर है, तो इनसे भी काम चल जाएगा। इन्हीं से तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस करवा देता हूँ। उसके बाद विकी ने त्रिशा का एप्लीकेशन मलिक साहब से ही प्रोसेस करवा दिया। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद मिस्टर मलिक कहते हैं, चलो त्रिशा, आपको आपका कैबिन दिखाते हैं। तीनों एक कैबिन में जाते हैं। त्रिशा को कैबिन में बिठाकर और उसका वर्क प्लेस दिखाकर विकी और मलिक साहब वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रणविजय ऑफिस पहुंचता है। उसके ऑफिस आते ही सारा स्टाफ खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करता है। रणविजय सबको हाथ से बैठने का इशारा करता है और सीधे अपने कैबिन में आता है। अपने इंटरकॉम से रिसेप्शन पर कॉल करता है। रणविजय ने कहा, नैना, न्यू कैंडिडेट को भेजो राइट नाउ। नैना त्रिशा को रणविजय के कैबिन में भेजती है। त्रिशा रणविजय के कैबिन में आती है। त्रिशा ने कहा, मे आई कम इन सर? त्रिशा की मीठी आवाज रणविजय के कानों में पड़ते ही पता नहीं उसका गुस्सा कहाँ गायब हो गया। रणविजय ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, यस कम इन। त्रिशा अंदर आती है। रणविजय अपनी चेयर पर पलट कर बैठा हुआ कुछ फाइल चेक कर रहा है। त्रिशा उसका चेहरा नहीं देख पाती। कुछ देर तक ऐसे ही कमरे में खामोशी रहती है। त्रिशा ने कहा, आपने हमें बुलाया सर? रणविजय अपने चेयर से उठकर फाइल चेक करते हुए पलटता है। उसे देखते ही त्रिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूरने लगती है और जोर से चीखती है, तुम यहाँ भी? त्रिशा के इतना कहते ही रणविजय उसकी तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी उसे त्रिशा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी त्रिशा ने कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहीं हमारा पीछा तो नहीं करे? कल होटल में और आज यहाँ? रणविजय ने त्रिशा की बात काटते हुए कहा, आई थिंक आपको गलतफहमी हुई है। त्रिशा ने कहा, जी नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे लोगों को। रणविजय फाइल रखकर त्रिशा की तरफ बढ़ता है। त्रिशा ने कहा, हम बता रहे हैं हमारे साथ ज्यादा। आगे वो कुछ बोलती इसके पहले रणविजय त्रिशा के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है। रणविजय ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, कभी मुझे भी बोलने का मौका दिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। त्रिशा गुस्से से रणविजय को धक्का देकर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। रणविजय ने कहा, ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। त्रिशा ने कहा, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। त्रिशा रणविजय को धक्का देकर जाने लगती है। रणविजय ने कहा, रुको। त्रिशा रुक जाती है। रणविजय ने कहा, मेरी मर्जी के बगैर तुम इस कैबिन से बाहर नहीं जा सकती। त्रिशा ने कहा, अच्छा, इतनी बड़ी गलतफहमी? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे? रणविजय अपनी चेयर पर बैठे हुए बोला, मेरे ऑर्डर्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे मिस त्रिशा, क्योंकि मैं आपका बॉस हूँ। त्रिशा ने कहा, व्हाट? रणविजय ने कहा, यस, नाउ प्लीज सिट डाउन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। त्रिशा अब भी खड़ी रणविजय को घूर रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये आदमी उसका बॉस है। रणविजय ने कहा, त्रिशा प्लीज सिट डाउन। त्रिशा रणविजय के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। त्रिशा ने कहा, कहिए। रणविजय ने कहा,
उस दिन एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। हमारा लगेज गलती से एक्सचेंज हो गया था और कल मैं होटल में तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं बल्कि सेमिनार अटेंड करने के लिए आया था। और त्रिशा ने रणविजय की बात काटते हुए कहा, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? रणविजय ने कहा, क्योंकि कल के सेमिनार में तुमने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कंपनी मेरी है, ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक मैं हूँ, रणविजय ओबेरॉय। एंड वन मोर थिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और मैंने जानबूझ के तुम्हें एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट किया है। अगर मुझे पता होता कि वो लास्ट कैंडिडेट तुम हो तो। त्रिशा ने फिर से रणविजय की बात काटते हुए कहा, तो आप मुझे एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं करते, यही ना? डोंट वरी, मैं आपकी गलती अभी सुधार देती हूँ। त्रिशा चेयर से उठते हुए बोली, मुझे आपके साथ और आपकी कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना। गुड बाय। रणविजय ने कहा, मिस त्रिशा भारद्वाज, लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपने ठीक से उसे पढ़ा नहीं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। त्रिशा ने पूछा, मतलब क्या है आपका? रणविजय ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स त्रिशा को दिखाते हुए कहा, बस इतना कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कंपनी या कैंडिडेट दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसे हर्जाने के तौर पर 5 लाख भरने होंगे। क्या त्रिशा हर्जाना भरकर तोड़ देगी रणविजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट या करेगी उसका सामना? क्या रणविजय त्रिशा को आसानी से जाने देगा? क्या विक्की बनने वाला है रणविजय और त्रिशा के बीच का कांटा? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। त्रिशा को रणविजय की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। रणविजय ने कहा, लिसन त्रिशा, तुम ऑलरेडी मेरा काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो और मैं इतने मौके किसी को नहीं देता, लेकिन इस सारे मिसअंडरस्टैंडिंग में गलती मेरी है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। त्रिशा को रणविजय पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस इंसान के कारण वो अपने सपनों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। त्रिशा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप भी ये बिल्कुल मत सोच लेना कि हम ऐसा हर जाने के डर से कर रहे हैं। रणविजय ने कहा, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक और बात, मैं काम में पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को आपस में मिक्स नहीं करता। आई विश कि तुम ऐसा ना करो और काम में अपना बेस्ट दो। त्रिशा ने कहा, यस सर। रणविजय ने कहा, आज तो सिर्फ फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क पूरी करनी थी जो कि हो चुकी है, काम कल से स्टार्ट होगा, अब तुम घर जा सकती हो। त्रिशा ने कहा, थैंक यू। त्रिशा के फोन की बेल बजती है। त्रिशा ने कहा, हेलो। विकी ने कहा, मैं यहीं ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं कि आप फ्री हो गई हो तो हम चल सकते हैं। त्रिशा ने कहा, जी। विकी ने कहा, ठीक है, मैं अंदर आता हूँ। त्रिशा ने कहा, विकी कॉल डिस्कनेक्ट करता है और ऑफिस के अंदर आता है। विकी ने कहा, हाय नैना, तुम्हारे बॉस आ गए? नैना ने कहा, यस सर, रणविजय सर अपने कैबिन में है। विकी ने कहा, थैंक्स। त्रिशा ने कहा, हम चलते हैं सर, बाय। रणविजय ने कहा, बाय। त्रिशा जाने लगती है। रणविजय ने कहा, रुको। त्रिशा पलट कर कहती है, जी। रणविजय ने कहा, ऑफिस टाइमिंग तुम्हें पता है ना, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। एंड वन मोर थिंग, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। त्रिशा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हमें तो आप ही नहीं पसंद। रणविजय ने पूछा, कुछ कहा तुमने? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो। तभी विक्की कैबिन में आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बड़े भाई, आप भी यही हो? चलो अच्छा है। रणविजय ने कहा, गुड मॉर्निंग विक्की, तुम यहाँ कैसे? विक्की ने कहा, वो मैं त्रिशा को लेने आया था। रणविजय ने कहा, ओ। विक्की ने पूछा, चले त्रिशा? त्रिशा ने कहा, विक्की ने पूछा, क्या बात है, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? त्रिशा ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्की ने कहा, अगर कोई बात नहीं है तो ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रखी है? रणविजय भी त्रिशा को देखने लगता है। त्रिशा ने विक्की की तरफ गुस्से से देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल देती है और कहती है, अब ठीक है, या आपकी तरह कोई फनी जोक मारूं? विक्की हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, इतना ही काफी है। त्रिशा को भी हंसी आ जाती है। विक्की ने कहा, अब चले, 11 बजने वाले हैं, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। त्रिशा ने कहा, तो हमने कब रुका है? हम भी तब से फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। इतना कहकर त्रिशा कैबिन से बाहर निकल आती है। विक्की भी उसके पीछे जाता है। रणविजय ने खुद से कहा, ये लड़की भी ना बहुत अजीब है, इसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तभी रणविजय के फोन की बेल बजती है। रणविजय ने कहा, दादी माँ, ओह गॉड, अब इन्होंने क्यों फोन किया है? हेलो। शोभा ने कहा, रणविजय कहाँ है तू? रणविजय ने कहा, ये कैसा सवाल है दादी माँ, ऑफिस में हूँ, और कहाँ? शोभा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर शोभा फोन काट देती है। रणविजय ने कहा, हेलो हेलो, अजीब है, फोन काट दिया, पता नहीं अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। दूसरी तरफ बनारस शारदा निवास की घंटी बजी। नौकर दौड़कर दरवाजा खोलने गया। किशन लाल चौधरी अंदर आए। नौकर ने उन्हें देखते ही कहा, बड़े साहब, मैडम जी आ गई हैं। किशन लाल ने सहज भाव से उत्तर दिया, जानता हूँ। नौकर ने आगे बताया, नाश्ता तैयार है, मैडम जी कब से आपका इंतजार कर रही है। नाश्ते की मेज पर शारदा मल्होत्रा पहले से ही बैठी है और नाश्ता कर रही है। किशन लाल कुर्सी खींचकर बैठे और शारदा से पूछा, तुम वापस कब आई? शारदा ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, आज सुबह ही। अच्छा, काम ठीक से हो गया? शारदा ने अपनी नजरें उन पर टिकाई और पूछा, आज बहुत देर हो गई आपको लौटने में? किशन लाल ने उत्तर दिया, हाँ, घाट पर आरती चल रही थी, उसी में देर हो गई। शारदा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। त्रिशा कहीं नजर नहीं आ रही, अब तक तो घाट से लौट आती है। त्रिशा यहाँ नहीं है, किशन लाल ने ठंडे स्वर में कहा। शारदा चौकी, यहाँ नहीं है मतलब?
किशन लाल ने शांति से उत्तर दिया। त्रिशा का सिलेक्शन हुआ है फैशन डिजाइनर प्रतियोगिता में, उसी का सेमिनार अटेंड करने गई है। शारदा ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा, सेमिनार अटेंड करने? कहाँ गई है और किसकी इजाजत से गई है? मेरी इजाजत से, किशन लाल ने बिना झिझक कहा। शारदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछने की जरूरत समझी, क्यों? किशन लाल ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि न जाने कितने सालों बाद मैंने मेरी लाडो के चेहरे पर वो खुशी देखी जिसे देखने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? शारदा चीखी। कहना क्या चाहते हैं आप? शायद आप भूल रहे हैं कि त्रिशा मेरी बेटी है और बिना मेरी इजाजत के उसके लिए कोई भी निर्णय लेने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, समझे आप? इसीलिए आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। किशन लाल ने कुछ पल शांति से शारदा को देखा, फिर धीरे से बोले, बेटी, क्या सच में अगर कभी भी उसे एक बार माँ बनकर पाला होता तो आज मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना पड़ता। शारदा इस कटु वाक्य पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और त्रिशा को फोन लगाने लगी, लेकिन त्रिशा ने कॉल नहीं उठाया। तब शारदा ने कहा, आप अपने फोन से उसे कॉल कीजिए, आपका फोन जरूर उठाएगी। ठीक है, किशन लाल ने कहा और अपने फोन से कॉल किया। कॉल लगाने के कुछ पल बाद उन्होंने कहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ये सब आपकी ही दी गई शय का नतीजा है। शारदा ने क्रोध से कहा, बिना मुझसे पूछे आपने उसे जाने की इजाजत कैसे दी? इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, किशन लाल ने शांत स्वर में कहा। कहाँ गई है सेमिनार अटेंड करने? शारदा ने फिर पूछा, लेकिन किशन लाल बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। दूसरी तरफ त्रिशा और विकी ऑफिस के गेट से बाहर निकले और कार में बैठकर सिद्धिविनायक मंदिर के लिए रवाना हो गए। उनका ये प्लान पहले से बना हुआ था। उनके जाते ही शोभा की गाड़ी ऑफिस पहुंची। शोभा उतरते ही सीधे ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। रणविजय कहाँ है? उन्होंने तीखे स्वर में नैना से पूछा। मैडम, रणविजय सर अपने कैबिन में है, नैना ने जवाब दिया। ठीक है, शोभा ने कहा और बिना समय गवाए रणविजय के कैबिन की ओर बढ़ गई। रणविजय ने शोभा को देखा तो चौंक गया। दादी माँ, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या मैं अपने पोते के ऑफिस भी नहीं आ सकती? शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय ने उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप दादी माँ? आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। शोभा ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और बोली, मैं चाय पीने नहीं आई हूँ, तुझे ले जाने आई हूँ अपने साथ। रणविजय ने हैरानी से पूछा, अपने साथ ले जाने? लेकिन कहाँ? मुझे सिद्धिविनायक जाना है, अब तू मुझे लेकर ही जाएगा, जल्दी कर प्लीज दादी माँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं नमन को कहता हूँ, वो ले जाएगा आपको। शोभा का चेहरा सख्त हो गया। तेरी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग कब नहीं होती? ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं अकेले चली जाऊंगी। शोभा उठकर जाने लगी। रणविजय ने झंझलाते हुए कहा, क्या मुसीबत है यार, पहले उस लड़की ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब दादी माँ। आप कार में मेरा वेट कीजिए, मैं आता हूँ। शोभा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। रणविजय ने तुरंत नैना को कॉल किया। नैना, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके सर, नैना ने जवाब दिया। रणविजय अपने गार्ड्स के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही विनय नैना के पास आया। नैना, सर इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मुझे तो लगा आज हम सबकी शामत आने वाली है। विनय ने कहा, अरे यार, ये सब उस त्रिशा की वजह से हुआ है, नैना ने कहा और विनय को पूरा मामला बता दिया। ओह, तो ये बात है, विनय ने कहा। नैना ने सिर हिलाया। तू अपना मूड खराब मत कर। वैसे सर कहाँ गए अचानक? शोभा मैडम आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। आज की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल करवा दी उन्होंने। मतलब आज सर वापस नहीं आएंगे? मे बी, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिर परिसर। विकी और त्रिशा मंदिर पहुंच चुके थे। दोनों गाड़ी से उतरकर मंदिर के दर्शन के लिए गए। कुछ देर बाद विकी का फोन बजा। एक्सक्यूज मी त्रिशा, कहकर विकी नीचे आ गया और फोन पर बात करने लगा। हेलो, हाँ बोल यूवी, कैसा है तू? तेरी ट्रिप पूरी हो गई, वापस कब आ रहा है? यूवी की आवाज दूसरी तरफ से आई। वापस कब आ रहा हूँ नहीं, वापस आ गया हूँ, विकी चौंकते हुए बोला। कब? साले, बताया भी नहीं तूने। अभी आधे घंटे पहले ही आया हूँ। मेरे फार्म हाउस पर पार्टी का अरेंजमेंट है, जल्दी से पहुंच, वहीं मिलते हैं, बाय। अरे मेरी बात तो सुन। विकी कुछ बोल ही रहा था कि यूवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। काट दिया, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। उसी समय त्रिशा भी मंदिर की सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। हो गई पूजा? विकी ने पूछा। जी, त्रिशा ने संक्षेप में कहा। दोनों मंदिर के पास लगी एक बेंच पर बैठ गए। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं? अपने सारे सवालों के जवाब तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। त्रिशा और विकी दोनों ही मंदिर के पास लगी एक बेंच पर बैठ गए। विकी ने हंसते हुए पूछा, वैसे क्या मांग रही थी आप भगवान से? त्रिशा शांत स्वर में बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? विकी मुस्कुराया। बस ऐसे ही। अब हम वापस चलें? हम कुछ देर यहीं रुकना चाहते हैं, त्रिशा ने मंदिर की ओर नजर टिकाए कहा। उसी वक्त विकी का फोन बजने लगा। उसने जेब से फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। हेलो, दूसरी तरफ से यूवी की आवाज आई। कहाँ है तू? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जल्दी, यूवी ने संक्षेप में कहा और कॉल कट कर दिया। त्रिशा ने विकी की ओर देखा। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हाँ, दरअसल मेरा दोस्त है, आज ही इंडिया लौटा है, उसी से मिलने जाना है। ओह, त्रिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
तो आप जाइए, हम ऑटो से होटल चले जाएंगे। विकी ने तुरंत विरोध किया। नहीं, मैं आपको पहले होटल छोड़ देता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। हमने कहा ना, हम चले जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए, तृषा ने ठहराव से कहा। लेकिन 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 कुछ नहीं, आप जाइए, वरना आज के बाद हम आपकी कार में कभी नहीं बैठेंगे। विकी ने हार मानते हुए हाथ उठाया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक कैब बुक कर देता हूँ। कैब के आते ही आप होटल चली जाइएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम ऑटो से चले जाएंगे, तृषा ने फिर से कहा। नो वे, यहाँ से होटल काफ़ी दूर है, ऑटो से जाना रिस्की हो सकता है। कहते हुए विकी ने फ़ोन में कैब बुकिंग ऐप खोला। थोड़ी देर में कैब आ जाएगी, उसने आश्वस्त किया। ठीक है, बाय, तृषा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। बाय। विकी जाने को मुड़ा ही था कि पीछे से तृषा की आवाज़ आई। विकी जी। विकी ने मुड़कर देखा। जी? तृषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू। विकी भी मुस्कुरा उठा। यू आर मोस्ट वेलकम। दोनों की नज़र पल भर के लिए टकराई, फिर विकी मुस्कुराते हुए चला गया। तृषा की आंखें कुछ पल उस दिशा में टिकी रही, फिर उसने फ़ोन निकाला और शुभ को भेजा हुआ मैसेज चेक किया। शुभ ने अब तक मैसेज देखा ही नहीं था। तृषा ने शुभ को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क की महिला की आवाज़ ने कहा, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। तृषा ने माथे पर हल्की चिंता की रेखा महसूस की। उसने तुरंत दाइमा को कॉल किया। हेलो दाइमा, कैसे हैं आप? आपकी उसकी आवाज़ में अपनापन और राहत थी। दाइमा ने उत्साह से जवाब दिया। हम ठीक है बेबी जी, आप कैसी हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, आज हम सिद्धि विनायक आए थे दर्शन करने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दाइमा की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। तृषा थोड़ी रुककर बोली, दाइमा। हाँ बोलिए ना बेबी जी, कोई बात है क्या? तृषा ने धीमे स्वर में पूछा। वो वापस आ गई है ना? हाँ, आज सुबह ही। हमारी वजह से वहाँ ज़्यादा बवाल तो नहीं हुआ ना? तृषा की आवाज़ में हल्का संकोच था। नहीं बेबी जी, ऐसी कोई बात नहीं, और आपके नानू है ना, उन्होंने सब संभाल लिया। दाइमा ने स्नेहपूर्वक आश्वासन दिया। तृषा ने दाइमा से कहा, नानू का फ़ोन आया था, लेकिन हमने रिसीव नहीं किया। आप उन्हें कह दीजिएगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपना ध्यान रखें। दाइमा ने स्नेह से जवाब दिया। आपको भी यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम से गई है उसमें मन लगाइए और अपना ख्याल रखिए। जी, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अब हम फ़ोन रखते हैं, बाय। तृषा ने कहा। हाँ बाय, दाइमा ने कहा। तृषा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर ठहर कर उसने शुभ को कॉल करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लग पाया। ये शुभ का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? वो बड़बड़ाई और पास की बेंच पर बैठकर कैब का इंतजार करने लगी। उधर रणविजय अपनी कार में शोभा के साथ मंदिर पहुंचा। कार रुकते ही उसके फोन पर नमन का कॉल आया। दादी माँ आप चलिए, मैं आता हूँ, रणविजय ने कहा। ठीक है, शोभा ने जवाब दिया और मंदिर की ओर बढ़ गई। रणविजय ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, हाँ बोलो नमन। नमन ने जानकारी दी। सर, फ्लाइट की टाइमिंग 6 बजे की है। ओके, रणविजय ने कहा। सर, एयरपोर्ट आप जाएंगे या मैं चला जाऊँ? नमन ने पूछा। मैं खुद चला जाऊंगा, रणविजय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओके सर, कहकर नमन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसी बीच मंदिर की ओर बढ़ते हुए शोभा का संतुलन अचानक बिगड़ गया। उनका शरीर पीछे की ओर झुका ही था कि किसी ने उन्हें थाम लिया। आप ठीक तो है ना? पास खड़ी लड़की ने घबराहट में पूछा। हाँ बेटा, थैंक यू। शोभा ने राहत की सांस ली। आप अकेली आई है? तृषा ने पूछा। नहीं, मैं अपने पोते के साथ आई हूँ, वो गाड़ी पार्क कर रहा है, शोभा ने बताया। ओह, तृषा ने कहा। उसी पल रणविजय तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा। दादी माँ जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है, उसने कहा, लेकिन फिर उसकी नजर तृषा पर पड़ी और वो थोड़ा चौंक गया। तुम यहाँ? उसने पूछा। तृषा ने बेपरवाही से कहा। हाँ, हम यहाँ हैं। क्यों? ओवरऑल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय को मंदिर आने की इजाजत नहीं है क्या? शोभा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने खुद को तुरंत संयमित किया। रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? शोभा दोनों की नोकझोंक सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। देखिए, हम अभी ऑफिस में नहीं हैं, इसीलिए आपकी किसी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, तृषा ने ठंडे स्वर में कहा। तुमसे बात करना ही बेकार है, रणविजय ने झुंझलाते हुए कहा। दादी माँ प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुझे तो हर काम की जल्दी होती है, तू नहीं चलेगा मेरे साथ? शोभा ने चुटकी ली। प्लीज दादी माँ, रणविजय ने विनम्रता से कहा। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं दर्शन करके आती हूँ, शोभा ने कहा और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। उन्हें जाते देख तृषा थोड़ी गंभीर हो गई। उसने रणविजय की ओर देखते हुए कहा, आप इन्हें अकेले कैसे जाने देंगे? हमारा मतलब है सीढ़ियाँ ऊंची हैं, आपको चढ़ने में तकलीफ होगी। सर, आई थिंक आपको इनके साथ जाना चाहिए, अभी अभी गिरते बची हैं आपकी दादी माँ। रणविजय तृषा की बात सुनकर कुछ क्षण चुप रहा। वो कोई उत्तर नहीं दे पाया, बस चुपचाप अपनी दादी माँ की ओर देखने लगा। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे बेटा, ये नहीं जाएगा मंदिर, मुझे अकेले ही जाना होगा। तृषा मन ही मन बड़बड़ाई, वही तो हम सोचे, ये खड़ूस राक्षस टाइप का इंसान मंदिर में कैसे आ गया? उसकी बात रणविजय के कानों में पड़ गई। वो घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? तृषा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो, आपके कान बज रहे हैं शायद, चलिए हम आपको दर्शन करा देते हैं, शोभा ने टोकते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। हम चलते हैं ना आपके साथ, तृषा ने जिद की। ठीक है चलो,
शोभा मान गई। दोनों मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चली गई। रणविजय वहीं खड़ा होकर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि शोभा और तृषा सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो गाड़ी लेने के लिए चला गया। उसी वक्त दो अजनबी लड़के मंदिर से बाहर आए। वो किसी को ढूंढते हुए बेचैन दिख रहे थे। पहला लड़का गुस्से में बोला, कहाँ चली गई आफत की पुड़िया, अगर किसी के हाथ लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दूसरे ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, अरे जाएगी कहाँ, ठीक से देख, इधर ही आई थी, कहीं मंदिर के अंदर तो नहीं। पहले ने शक जताया, चल कर देखते हैं जल्दी। दूसरे ने कहा और दोनों मंदिर की ओर भाग गए। उधर रणविजय गाड़ी लेकर लौट आया। शोभा और तृषा भी वहीं पहुंचे। रणविजय जल्दी से उतरा और शोभा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, चले दादी माँ। हाँ चलो, शोभा ने कहा और फिर तृषा की ओर मुड़कर उसके गाल पर हाथ रखा। थैंक यू बेटा। तृषा ने मुस्कुराकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी माँ। सॉरी मैम। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, शोभा ने स्नेह से कहा। तुम मुझे दादी माँ कहोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी। तृषा ने संकोच में सिर झुका दिया। शोभा गाड़ी में बैठ गई। रणविजय गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अचानक रुका और बोला, तुम तो विकी के साथ आई थी ना, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तृषा ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ लेकिन उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। ओह, यहाँ से होटल काफी दूर है, तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नो थैंक यू, हमने कैब बुक कर ली है, बस आती ही होगी। एज यू विश, रणविजय ने हल्के स्वर में कहा और गाड़ी में बैठकर चला गया। तृषा वहीं खड़ी कैब का इंतजार करने लगी। अचानक फिर से उसे अपने पीछे किसी की हल्की सी आहट का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसी वक्त वे दोनों लड़के मंदिर से वापस बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पहले लड़के ने चिढ़कर कहा, मंदिर में भी नहीं है यार, कहाँ चली गई? दूसरे ने घबराकर कहा, अगर वो नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। पहले ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बस एक बार मिल जाए, ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा भागने का सोचेगी भी नहीं। दूसरे ने चेतावनी दी, पहले मिल तो जाए वरना अपनी हालत बिगड़ जाएगी। इस बीच पहले लड़के की नजर तृषा पर पड़ी। वो इशारे से बोला, देख वो लड़की वहां खड़ी है, चल उसे पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता। दूसरा लड़का झिझकते हुए बोला, अबे पागल हो गया क्या? क्या पूछेगा उससे जाकर? अगर उसे हम पर शक हो गया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, मैं पूछता हूँ। पहला लड़का आगे बढ़ा। दोनों तृषा के पास पहुंचे। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपने यहाँ किसी 10-12 साल की लड़की को देखा है? पहले लड़के ने पूछा। तृषा ने पहले तो उन्हें घूरकर देखा, फिर शांत लहजे में जवाब दिया, जी नहीं। लेकिन उसकी निगाह अब भी उन दोनों पर जमी हुई थी, मानो कुछ उसके अंदर उन्हें लेकर अलार्म बज रहा हो। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। तृषा को देखने के बाद दूसरा लड़का मन ही मन सोचता है कि कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया, ऐसे घूर क्यों रही है ये। फिर वो कहता है, हम दोनों अपनी छोटी बहन के साथ मंदिर आए थे और पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। अगर आप हमारी कोई मदद कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी मैडम जी। तृषा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हाँ याद आया, हम जब सीढ़ी से उतर रहे थे तो एक लड़की को देखा था हाईवे की तरफ जाते हुए, उस तरफ। पहला लड़का तेजी से बोलता है, थैंक यू सो मच, चल भाई जल्दी कर। दोनों लड़के हाईवे की तरफ भागते हैं। उनके जाते ही तृषा जल्दी से डस्टबिन की तरफ दौड़ती है। डस्टबिन के अंदर एक 12 साल की लड़की डर के मारे छिपी होती है। तृषा उसे हाथ देकर बाहर निकालती है। यहाँ क्यों छिपी हो? और वो दोनों तुम्हारे भाई थे? तृषा पूछती है। बच्ची डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और तृषा को टाइटली पकड़ लेती है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? तृषा उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन बच्ची फिर भी कुछ नहीं कहती। वो दोनों तुम्हारे भाई नहीं थे ना? तृषा पूछती है। बच्ची रोते हुए नाम में गर्दन हिलाती है। तृषा उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची रोते हुए बोलती है, मानवी। तृषा मानवी को अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसके आंसू पोंछती है। मानवी, कितना प्यारा नाम है। अच्छा आप रोना बंद करो और डरने की जरूरत नहीं है, वो दोनों तो चले गए और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब स्माइल कीजिए। तृषा वहीं खड़ी होकर कैब के आने का इंतजार करने लगती है। ये कैब अब तक क्यों नहीं आई? कहीं वो दोनों वापस ना आ जाए। वो चिंतित होती है। उधर दोनों लड़के कुछ दूर जाकर रुकते हैं। पहला लड़का कहता है, यार हम तो अभी इसी हाईवे से होकर आए थे। दूसरा लड़का तुरंत कहता है, इसका मतलब उस लड़की ने हमसे झूठ कहा। दोनों फिर से मंदिर की तरफ भागते हैं। उन्हें वापस आता देख तृषा घबरा जाती है और मानवी को लेकर मंदिर के पीछे छुप जाती है। तृषा के वहां से हटते ही कैब आ जाती है। ड्राइवर थोड़ी देर वेट करने के बाद विक्की को कॉल करता है। हेलो साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, ड्राइवर बताता है। विक्की जवाब देता है, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं पता करता हूँ। ड्राइवर कहता है, जल्दी कीजिए साहब। विक्की तृषा को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। ड्राइवर फिर से कॉल करता है, साहब अब मैं और नहीं रुक सकता, पहले ही मेरा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। विक्की कहता है, ठीक है तुम जाओ। ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उधर वो दोनों लड़के तृषा को ढूंढते हुए मंदिर के पीछे पहुंच जाते हैं लेकिन तृषा और मानवी उन्हें वहां नहीं मिलते। दोनों लड़के वापस लौटने ही वाले होते हैं कि तभी तृषा के फोन की बेल बजने लगती है। विक्की का फोन देखकर तृषा को बहुत गुस्सा आता है। वो कॉल रिसीव करने ही वाली होती है कि एक लड़का उसके हाथ से फोन छीन लेता है। छीना झपटी में कॉल रिसीव हो जाता है और फोन नीचे गिर जाता है। विक्की फोन पर कहता है, हेलो हेलो तृषा कहाँ हो तुम? लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। विक्की परेशान हो जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी उधर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। पहला लड़का चिल्लाता है, खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, चुपचाप से बच्ची हमें दे दे वरना ऐसी हालत करूंगा। इतना कहते ही तृषा उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरा लड़का मानवी की तरफ बढ़ने लगता है। तृषा गुस्से से चिल्लाती है, दूर रहो, खबरदार जो मानवी के पास भी आए। फोन पर तृषा की आवाज सुनकर विक्की और ज्यादा घबरा जाता है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है?
मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। वो निकलने ही वाला होता है कि युवराज उसके पास आता है। कहाँ जा रहा है तू? युवराज पूछता है। विक्की हड़बड़ाते हुए कहता है, युवी बहुत अर्जेंट है यार, मैं आकर तुझे सब बताता हूँ, बाय। इतना कहकर विक्की वहाँ से भागता है। युवराज हैरानी से उसे जाता देखता है और कहता है, इसे क्या हो गया? लड़की को रोकने की चेतावनी के बावजूद दूसरा लड़का मानवी की तरफ बढ़कर उसे पकड़ लेता है। त्रिशा गुस्से में उस पर लपकती है, लेकिन तभी पहला लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है। त्रिशा जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। फिर पूरे दम के साथ झटके से खुद को छुड़ाकर एक तगड़ा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि लड़का सीधे जमीन पर गिरता है। त्रिशा बिना रुके एक पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर दूसरे लड़के की तरफ फेंकती है। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगता है और लहू बहने लगता है। पहला लड़का हड़बड़ाकर अपने दोस्त को संभालता है। मौका देखकर त्रिशा तुरंत मानवी का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाती है। दोनों लड़के उसके पीछे भागते हैं, लेकिन त्रिशा उन्हें चकमा दे देती है और सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो में बैठ जाती है। ड्राइवर पूछता है, कहाँ जाना है मैडम? त्रिशा घबराई हुई आवाज में कहती है, सीधे सीधे चलिए भैया, जल्दी। मानवी अब भी डरी हुई है। त्रिशा उसे अपने पास सटाकर बैठा लेती है और बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। उसे डर है कि कहीं वो दोनों लड़के अब भी उसका पीछा न कर रहे हो। दूसरी ओर रणविजय कार ड्राइव कर रहा है। उसके साथ दादी माँ शोभा बैठी है, जो अब तक चुप नहीं बैठी। शोभा पूछती है, वो लड़की कौन थी? तू उसे जानता है? रणविजय हल्के से मुस्कुराता है, मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे। त्रिशा नाम है उसका, आज ही हमारी कंपनी ज्वाइन की है उसने। शोभा सोच में पड़ते हुए कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। रणविजय हैरानी से कहता है, प्यारी? जी नहीं दादी माँ, प्यारी नहीं, बहुत खतरनाक लड़की है वो। आप उसे जानती नहीं है इसीलिए प्यारी लग रही है। शोभा मुस्कुरा कर पूछती है, अच्छा ऐसा क्या किया है उसने जो तू उसके बारे में ऐसा कह रहा है? रणविजय थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, फिर कभी बताऊंगा दादी माँ, फिलहाल तो मुझे बहुत जरूरी काम है और उससे पहले आपको घर छोड़ना है। शोभा जिद से कहती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे शॉपिंग पर जाना है। रणविजय हैरानी से पूछता है, शॉपिंग? हाँ, कल आशी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। तुझे तो कुछ याद रहता नहीं। रणविजय गाड़ी मॉल के पास रोकते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता? फिर हल्के हंसी में कहता है, आप प्लीज शॉपिंग में ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, वरना मैं आपको यहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। शोभा तपाक से कहती है, ठीक है तो तू चल मेरे साथ। मैं? हाँ तू। शोभा उसका हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले जाती है। इधर विक्की मंदिर पहुंचता है। वो हड़बड़ी में त्रिशा को ढूंढ रहा है, हर किसी से पूछता है, लेकिन त्रिशा कहीं नहीं दिखती। वो बार बार कॉल करता है, रिंग जा रही है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा। विक्की मंदिर के पीछे जाता है और चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। अचानक उसे फोन की बेल सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ता है। कुछ देर की खोज के बाद उसे जमीन पर त्रिशा का मोबाइल मिल जाता है। ओह गॉड, उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। उसे थोड़ी दूर एक पत्थर दिखता है, खून से सना हुआ। पत्थर को देखते ही विक्की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पता नहीं त्रिशा किस हालत में है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो कांपती आवाज में अपने डैड को कॉल करता है। हेलो डैड। उधर से कुलजीत की आवाज आती है। हाँ बोलो विक्की। विक्की कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी आवाज अटक जाती है। कुलजीत परेशान होकर पूछते हैं, क्या हुआ विक्की, तुम ठीक तो हो? विक्की घबरा कर कहता है, मैं ठीक हूँ डैड। तो फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विक्की ने घबराए हुए स्वर में कहा, डैड वो त्रिशा। कुलजीत ने तुरंत पूछा, क्या हुआ त्रिशा को? त्रिशा मेरे साथ सिद्धिविनायक आई थी और फिर उसके बाद। विक्की ने गहरी सांस लेते हुए सारी बात अपने डैड को बता दी। सब कुछ जानने के बाद कुलजीत भी बेहद परेशान हो गए। डैड त्रिशा कहीं नहीं मिल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्की की आवाज कांप रही थी। कुलजीत ने दिलासा देने की कोशिश की, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिलने गई हो। नो डैड, विक्की ने बात काट दी। त्रिशा यहाँ मुंबई में किसी को नहीं जानती, कहीं उसे कुछ हो तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी और आवाज धीमी पड़ गई। डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स विक्की, इतना परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। कुलजीत ने कहा, प्लीज डैड कुछ करिए। डैड हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। विक्की ने पूछा। नहीं विक्की, 24 घंटे होने से पहले पुलिस भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी। कुलजीत ने समझाया। डैड त्रिशा पिछले 2.5 घंटे से गायब है, उसका फोन भी यहीं गिरा पड़ा था। क्या इतना प्रूफ काफी नहीं है पुलिस कंप्लेन के लिए? विक्की ने गुस्से में आकर कॉल काट दिया और गाड़ी लेकर त्रिशा को ढूंढने निकल पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उधर ऑटो में बैठी त्रिशा अब भी परेशान थी। ड्राइवर बार बार पूछ रहा था, मैडम आपको जाना कहाँ है? कब से आप यही कह रही हैं, सीधे चलो सीधे चलो। त्रिशा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? ड्राइवर ने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या मतलब है आपका? आपको पता नहीं है कहाँ जाना है? त्रिशा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हमें ब्लू एंजल होटल जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी अचानक से ब्रेक से रोकी और चिल्लाया, आपका दिमाग तो ठीक है? अगर आपको ब्लू एंजल होटल ही जाना था तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है होटल कहाँ है और कितनी दूर है? भैया हम मुंबई में नए हैं और कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े थे, इसीलिए। त्रिशा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने बात काटते हुए कहा, देखिए मैडम जी, ये सब आपका प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऑटो इससे आगे नहीं जा सकता, यहाँ तक का किराया 200 रुपये होता है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। त्रिशा ने गुस्से से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमें तो ठीक से रास्ता भी नहीं पता। लेकिन ड्राइवर ने जबरदस्ती त्रिशा को ऑटो से उतार दिया और पैसे लेकर चला गया। त्रिशा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? मानवी उसकी गोद में सो रही थी।
उसे सीने से लगाए वो सड़क पर अकेली चलने लगी। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। अनुराग कुछ देर तक चुपचाप ड्राइव करता रहा, फिर उसने एक नज़र पीछे देखते हुए कहा, आप सो गई क्या? तृषा ने आंखें खोले बिना जवाब दिया। जी नहीं, अनुराग ने कार धीमी करते हुए कहा। कहाँ जाना है आपको? आई मीन कोई एड्रेस? तृषा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, होटल ब्लू एंजल। अनुराग थोड़ा चौंका और बोला, होटल क्यों, घर क्यों नहीं? ओह, तृषा ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने सवाल किया, आप इतनी दूर कैसे आ गई? आई मीन ब्लू एंजल होटल जाने के लिए इस रास्ते पर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो फिर आप यहाँ तक कैसे आ गई? तृषा ने आंखें खोलकर उसे घूरते हुए देखा तो वो तुरंत सफाई देने लगा। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ, एक शरीफ खानदान का लड़का हूँ, सो प्लीज़ मुझे इस तरह से घूरना बंद कीजिए। तृषा ने गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली हम कुछ गुंडों से बचते हुए रास्ता भटक गए थे। अनुराग एकदम से सतर्क हो गया और पूछा, गुंडे? कैसे गुंडे? तृषा ने उसे पूरी बात विस्तार से बताई। सुनते ही अनुराग ने गाड़ी पर जोर से ब्रेक मारा। कार की रफ्तार अचानक थम गई। उसने मानवी की ओर देखा, फिर हैरान होकर बोला, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी घटिया हरकत। वैसे इसका नाम क्या है? तृषा ने बच्ची की ओर देखते हुए कहा, मानवी। अनुराग ने चिंतित होकर कहा, इसका मतलब मानवी का किडनैप हुआ है। आप उसे इस तरह से अपने साथ नहीं रख सकते। तृषा ने दृढ़ स्वर में कहा, इतने बड़े शहर में हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अनुराग ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, आई नो, आई मीन टू से अगर इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके बाद अगर पुलिस परमिशन दे तो आप मानवी को अपने साथ रख सकते हैं। तृषा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, पुलिस कंप्लेंट तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन मानवी को अपने साथ रखने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। अनुराग ने नरम लहजे में कहा, इतनी आसानी से आपको मानवी की कस्टडी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मानवी आपके साथ रहे। तृषा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, थैंक्स। अनुराग ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और कार सड़क पर तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगी। उधर विक्की शहर के हर कोने में तृषा को ढूंढ रहा था। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। थका हारा वो अपने घर पहुंचा। विक्की की माँ आरती जोशी ने उसके चेहरे की हालत देखी तो फौरन उसके पास आई और बोली, क्या बात है विक्की, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? विक्की बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। तभी कुलजीत भी आ गए। आरती ने चिंतित होकर पूछा, अरे इसे क्या हुआ? बात भी नहीं की, सीधे रूम में चला गया। कुलजीत ने हल्के कटाक्ष से कहा, उसे क्या होगा? हाँ, उसकी वजह से दूसरे लोग जरूर परेशान होते हैं। आरती ने आंखों में चिंता लाते हुए कहा, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुलजीत ने अनमने स्वर में कहा, कुछ नहीं। वो विक्की के कमरे में चले गए और गंभीर स्वर में पूछा, कुछ पता चला तृषा का? विक्की ने निराश होकर कहा, नो डैड, आई थिंक हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। 6 बजने वाले हैं, तृषा दोपहर से गायब है। कहीं उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा डैड। कुलजीत गुस्से से बोला, अगर उसकी इतनी ही चिंता थी तो उसे वहाँ अकेला छोड़कर आए ही क्यों, ये जानते हुए भी कि मुंबई उसके लिए नया शहर है। विक्की ने संयम रखते हुए कहा, डैड आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पर प्लीज़ अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। कुलजीत ने जवाब दिया, तुम चलो, मैं कॉल करके आता हूँ। विक्की ने अधीरता से कहा, डैड कॉल आप बाद में भी कर सकते हैं। कुलजीत ने समझाते हुए कहा, विक्की पुलिस में कंप्लेन करने से पहले एक बार रणविजय को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही तृषा ने ऑफिस ज्वाइन किया है और आज ही उसका किडनैप हो गया। अगर पुलिस में कंप्लेन होती है तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ करने ओवरऑल इंडस्ट्रीज ही आएगी, इसीलिए रणविजय को सब कुछ पता होना जरूरी है। विक्की ने धीरे से कहा, ओके डैड। कुलजीत ने रणविजय को फोन लगाया। उस वक्त रणविजय एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। कुलजीत ने गंभीर आवाज़ में कहा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रणविजय ने फौरन अंदाज़ा लगाया और पूछा, क्या बात है अंकल, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? कुलजीत ने कहा, हाँ बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। रणविजय ने बताया, लेकिन मैं तो अभी एयरपोर्ट आया हूँ किसी ज़रूरी काम से। अगर बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं या फिर मेरे आने का वेट कीजिए। कुलजीत ने सीधे शब्दों में कहा, तृषा का किडनैप हो गया है। रणविजय चौंक पड़ा, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ घंटे पहले ही तो मुझे सिद्धिविनायक में मिली थी वो। कुलजीत ने गंभीरता से कहा, हाँ सिद्धिविनायक से ही उसका किडनैप हुआ है। मैंने सोचा पुलिस कंप्लेन करने से पहले एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। रणविजय ने फौरन कहा, ओके आप पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। रणविजय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और चारों तरफ नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रणविजय ने मुड़ते हुए कहा, कीर्ति तुम कब आई? कीर्ति ने उसे गले लगाते हुए जवाब दिया, जब आप फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। रणविजय ने मुस्कुराते हुए उसकी कान खींचते हुए कहा, अच्छा इंस्ट्रक्शंस? हाँ रुक अभी बताता हूँ तुझे। कीर्ति ने नाटक करते हुए कहा, आउच भैया छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रणविजय ने हंसते हुए उसका कान छोड़ दिया और कहा, अब जल्दी चल, मुझे बहुत जरूरी काम है। कीर्ति ने चिढ़कर कहा, अब आप भी मुझे डांटना बंद करो। हाँ। दोनों कार में बैठ गए। कार स्टार्ट करते हुए रणविजय ने पूछा, तूने अचानक इंडिया आने का प्लान कैसे बना लिया? कोई बात है क्या? कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्या भाई आप भी ना, बस मन किया सबसे मिलने का तो आ गई। रणविजय ने संजीदगी से कहा, ओके अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है। कीर्ति ने जिज्ञासु होकर पूछा, अच्छा वो कैसे? कल मिस्टर मलिक की बेटी आशी का बर्थडे है। रणविजय ने कहा, वो तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कीर्ति खुशी से उछल पड़ी।
गुड आइडिया भाई, हम उसे बताएंगे ही नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ। कल उसके बर्थडे पर सरप्राइज दूंगी। रणविजय मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन उसके पहले दादी माँ तेरा इंतजार कर रही है। आपने बता दिया कि मैं वापस आ रही हूँ? कीर्ति ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, रणविजय ने सिर हिलाया। मैंने सोचा उन्हें भी एक सरप्राइज दूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय ने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, फिर हम घर चलेंगे। ओके ओके, कीर्ति ने हामी भरी। अनुराग ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। त्रिशा, पुलिस स्टेशन आ गया, उसने कहा। दोनों गाड़ी से उतरे। मानवी अब भी सो रही थी। त्रिशा ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चली गई। हेलो मिस्टर अनुराग, कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे एफआईआर करवानी है इंस्पेक्टर साहब। अनुराग ने कहा। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। इंस्पेक्टर ने कुर्सियों की ओर इशारा किया। अनुराग और त्रिशा चेयर पर बैठ गए। अब बताइए, क्या एफआईआर करवानी है आप लोगों को? इंस्पेक्टर ने कहा। अनुराग ने त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने इंस्पेक्टर को सारी बात विस्तार में बताई। इंस्पेक्टर ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए मैडम, आपकी बताई गई बातों के अनुसार ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में। वो कुछ रुक कर बोला। आई थिंक आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनुराग ने सिर हिलाते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम भी एफआईआर सिर्फ इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि कल को अगर इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और ये बच्ची अपने पेरेंट्स तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर ने हामी भरी। मैं एफआईआर लिख लेता हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए मैडम। त्रिशा ने एफआईआर पर साइन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, त्रिशा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम चाहते हैं कि आप उन 2 लड़कों को ढूंढें जिन्होंने मानवी के साथ ऐसी हरकत की। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। आज तो हमने मानवी को बचा लिया, लेकिन कल को अगर उन्होंने यही हरकत किसी और के साथ की तो उन्हें कौन बचाएगा? आपका काम है ऐसे लोगों को पकड़ना, उन्हें सजा देना। और रही बात हमारी, तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इतने बड़े शहर में वो 2 लड़के हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, लेकिन अगर वो हमारे हाथ लग गए तो उनका क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है मैडम, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें इस बच्ची का भी बयान लेना होगा। मानवी अभी काफी डरी हुई है इंस्पेक्टर। अनुराग ने कहा, बयान देने की हालत में नहीं है, हम कल आते हैं मानवी को लेकर, आप कल उसका बयान ले लीजिएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा। मिस्टर अनुराग, अगर आप भी एफआईआर पर साइन कर देते तो केस और स्ट्रांग हो जाता। अनुराग ने सर हिलाया और चुपचाप एफआईआर पर साइन कर दिया। अब इस केस के मामले में जब भी आप दोनों को बुलाऊं, आप दोनों को आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। ओके इंस्पेक्टर, चलता हूँ, बाय, अनुराग ने कहा और त्रिशा के साथ बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही बाहर निकले, अनुराग रुक गया। त्रिशा, मैं अपना फ़ोन अंदर ही भूल आया हूँ, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ। ओके, त्रिशा ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अनुराग वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। मिस्टर अनुराग, आप फिर आ गए? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए, इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। इंस्पेक्टर साहब, अनुराग धीमे और ठहरे हुए स्वर में बोला, अगर आपको उन दोनों लड़कों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ना कि त्रिशा को। इंस्पेक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आपने ही तो कहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगता है, तो इसमें जाहिर सी बात है खतरा भी बहुत है। मैं नहीं चाहता कि त्रिशा किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अनुराग कुछ पल रुका, फिर गंभीरता से कहा, यस आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए तो मैंने उन्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वो मानी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, केस तो अब चलेगा ही, आप उन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा उस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं चलता हूँ, थैंक यू। इधर रणविजय ने त्रिशा को फ़ोन ट्राई किया। फ़ोन की बेल जाने लगी। उधर त्रिशा का फ़ोन विकी के हाथ में था। स्क्रीन पर रणविजय का नाम चमकता देख वो घबरा गया। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? रणविजय ने चिढ़ते हुए कहा। कौन सी लड़की भाई? कीर्ति ने जिज्ञासा से पूछा। रणविजय ने झुंझलाते हुए कहा, तू कुछ देर चुप रहेगी कीर्ति? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह पर उंगली रख ली और चुपचाप बैठ गई। रणविजय ने फिर से कॉल किया, लेकिन विकी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रणविजय बार बार कॉल करने लगा। ये बड़े भाई बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? विकी बड़बड़ाया। त्रिशा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? रणविजय परेशान हो उठा। कीर्ति ने धीरे से उंगली हटाई और पूछा, ये त्रिशा कौन है भाई? रणविजय ने उसे गुस्से से घूरा। कीर्ति फिर से अपने मुंह पर रणविजय ने उसे गुस्से से घूरा। कीर्ति ने फिर से अपने मुंह पर उंगली रखकर खिड़की के बाहर देखने लगी। रणविजय ने एक और बार कॉल किया। इस बार विकी ने कॉल रिसीव किया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। अनुराग कुछ देर तक चुपचाप ड्राइव करता रहा, फिर उसने एक नजर पीछे देखते हुए कहा, आप सो गई क्या? त्रिशा ने आंखें खोले बिना जवाब दिया। जी नहीं। अनुराग ने कार धीमी करते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? आई मीन कोई एड्रेस? त्रिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, होटल ब्लू एंजल। अनुराग थोड़ा चौंका और बोला, होटल क्यों, घर क्यों नहीं? ओह। त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने सवाल किया, आप इतनी दूर कैसे आ गई? आई मीन ब्लू एंजल होटल जाने के लिए इस रास्ते पर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो फिर आप यहाँ तक कैसे आ गई? त्रिशा ने आंखें खोलकर उसे घूरते हुए देखा तो वो तुरंत सफाई देने लगा। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ, एक शरीफ खानदान का लड़का हूँ, सो प्लीज मुझे इस तरह से घूरना बंद कीजिए। त्रिशा ने गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली हम कुछ गुंडों से बचते हुए रास्ता भटक गए थे। अनुराग एकदम से सतर्क हो गया और पूछा, गुंडे? कैसे गुंडे? त्रिशा ने उसे पूरी बात विस्तार से बताई। सुनते ही अनुराग ने गाड़ी पर जोर से ब्रेक मारा। कार की रफ्तार अचानक थम गई। उसने मानवी की ओर देखा, फिर हैरान होकर बोला, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी घटिया हरकत। ऐसे इसका नाम क्या है?
त्रिशा ने बच्ची की ओर देखते हुए कहा। मानवी। अनुराग ने चिंतित होकर कहा। इसका मतलब मानवी का किडनैप हुआ है। आप उसे इस तरह से अपने साथ नहीं रख सकती। त्रिशा ने दृढ़ स्वर में कहा। इतने बड़े शहर में हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अनुराग ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा। आई नो, आई मीन टू से अगर इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके बाद अगर पुलिस परमिशन दे तो आप मानवी को अपने साथ रख सकती है। त्रिशा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। पुलिस कंप्लेंट तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन मानवी को अपने साथ रखने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अनुराग ने नरम लहजे में कहा। इतनी आसानी से आपको मानवी की कस्टडी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मानवी आपके साथ रहे। त्रिशा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा थैंक्स। अनुराग ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। उधर विक्की शहर के हर कोने में त्रिशा को ढूंढ रहा था। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। थका हारा वो अपने घर पहुंचा। विक्की की माँ आरती जोशी ने उसके चेहरे की हालत देखी तो फौरन उसके पास आई और बोली, क्या बात है विक्की, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? विक्की बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। तभी कुलजीत भी आ गए। आरती ने चिंतित होकर पूछा, अरे इसे क्या हुआ? बात भी नहीं की, सीधे रूम में चला गया। कुलजीत ने हल्के कटाक्ष से कहा, उसे क्या होगा? हाँ, उसकी वजह से दूसरे लोग जरूर परेशान होते हैं। आरती ने आंखों में चिंता लाते हुए कहा। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुलजीत ने अनमने स्वर में कहा। कुछ नहीं। वो विक्की के कमरे में चले गए और गंभीर स्वर में पूछा, कुछ पता चला त्रिशा का? विक्की ने निराश होकर कहा, नो डैड, आई थिंक हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। 6 बजने वाले हैं, त्रिशा दोपहर से गायब है। कहीं उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा डैड। कुलजीत गुस्से से बोला, अगर उसकी इतनी ही चिंता थी तो उसे वहां अकेला छोड़कर आए ही क्यों, कि जानते हुए भी कि मुंबई उसके लिए नया शहर है। विक्की ने संयम रखते हुए कहा, डैड आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पर प्लीज अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। कुलजीत ने जवाब दिया, तुम चलो, मैं कॉल करके आता हूँ। विक्की ने अधीरता से कहा, डैड कॉल आप बाद में भी कर सकते हैं। कुलजीत ने समझाते हुए कहा, विक्की पुलिस में कंप्लेन करने से पहले एक बार रणविजय को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही त्रिशा ने ऑफिस ज्वाइन किया है और आज ही उसका किडनैप हो गया। अगर पुलिस में कंप्लेन होती है तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ करने ओबरॉय इंडस्ट्रीज ही आएगी, इसीलिए रणविजय को सब कुछ पता होना जरूरी है। विक्की ने धीरे से कहा, ओके डैड। कुलजीत ने रणविजय को फोन लगाया। उस वक्त रणविजय एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। कुलजीत ने गंभीर आवाज में कहा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रणविजय ने फौरन अंदाजा लगाया और पूछा, क्या बात है अंकल, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? कुलजीत ने कहा, हाँ बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। रणविजय ने बताया, लेकिन मैं तो अभी एयरपोर्ट आया हूँ किसी ज़रूरी काम से। अगर बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं या फिर मेरे आने का वेट कीजिए। कुलजीत ने सीधे शब्दों में कहा, त्रिशा का किडनैप हो गया है। रणविजय चौंक पड़ा। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ घंटे पहले ही तो मुझे सिद्धिविनायक में मिली थी वो। कुलजीत ने गंभीरता से कहा, हाँ सिद्धिविनायक से ही उसका किडनैप हुआ है। मैंने सोचा पुलिस कंप्लेन करने से पहले एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। रणविजय ने फौरन कहा, ओके आप पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। रणविजय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और चारों तरफ नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रणविजय ने मुड़ते हुए कहा, कीर्ति तुम कब आई? कीर्ति ने उसे गले लगाते हुए जवाब दिया, जब आप फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। रणविजय ने मुस्कुराते हुए उसकी कान खींचते हुए कहा, अच्छा इंस्ट्रक्शंस? हाँ रुक अभी बताता हूँ तुझे। कीर्ति ने नाटक करते हुए कहा, आउच भैया छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रणविजय ने हंसते हुए उसका कान छोड़ दिया और कहा, अब जल्दी चल, मुझे बहुत जरूरी काम है। कीर्ति ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो भाई आपका ये जरूरी काम कब नहीं होता? रणविजय ने सख्त लहजे में कहा, शट अप कीर्ति, दादी माँ जैसी बातें करना बंद कर। कीर्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके फाइन, अब आप भी मुझे डांटना बंद करो। हाँ। दोनों कार में बैठ गए। कार स्टार्ट करते हुए रणविजय ने पूछा, तूने अचानक इंडिया आने का प्लान कैसे बना लिया? कोई बात है क्या? कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्या भाई आप भी ना, बस मन किया सबसे मिलने का तो आ गई। रणविजय ने संजीदगी से कहा, ओके अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है। कीर्ति ने जिज्ञासु होकर पूछा, अच्छा वो कैसे? कल मिस्टर मलिक की बेटी आशी का बर्थडे है। रणविजय ने कहा, वो तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कीर्ति खुशी से उछल पड़ी, गुड आइडिया भाई, हम उसे बताएंगे ही नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ। कल उसके बर्थडे पर सरप्राइज दूंगी। रणविजय मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन उसके पहले दादी माँ तेरा इंतजार कर रही है। आपने बता दिया कि मैं वापस आ रही हूँ? कीर्ति ने उत्सुकता से पूछा। नहीं। रणविजय ने सिर हिलाया, मैंने सोचा उन्हें भी एक सरप्राइज दूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय ने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, फिर हम घर चलेंगे। ओके ओके। कीर्ति ने हामी भरी। अनुराग ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। त्रिशा पुलिस स्टेशन आ गया, उसने कहा। दोनों गाड़ी से उतरे। मानवी अब भी सो रही थी। त्रिशा ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चली गई। हेलो मिस्टर अनुराग, कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे एफआईआर करवानी है इंस्पेक्टर साहब। अनुराग ने कहा, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। इंस्पेक्टर ने कुर्सियों की ओर इशारा किया। अनुराग और त्रिशा चेयर पर बैठ गए। अब बताइए क्या एफआईआर करवानी है आप लोगों को? इंस्पेक्टर ने कहा। अनुराग ने त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने इंस्पेक्टर को सारी बात विस्तार में बताई। इंस्पेक्टर ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए मैडम, आपकी बताई गई बातों के अनुसार ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है।
क्योंकि ऐसे केसेस में वो कुछ रुक कर बोला, आई थिंक आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनुराग ने सिर हिलाते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम भी FIR सिर्फ इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि कल को अगर इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और ये बच्ची अपने पेरेंट्स तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर ने हामी भरी। मैं FIR लिख लेता हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए मैडम। त्रिशा ने FIR पर साइन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, त्रिशा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम चाहते हैं कि आप उन 2 लड़कों को ढूंढें जिन्होंने मानवी के साथ ऐसी हरकत की। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। आज तो हमने मानवी को बचा लिया, लेकिन कल को अगर उन्होंने यही हरकत किसी और के साथ की तो उन्हें कौन बचाएगा? आपका काम है ऐसे लोगों को पकड़ना, उन्हें सजा देना। और रही बात हमारी, तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इतने बड़े शहर में वो 2 लड़के हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, लेकिन अगर वो हमारे हाथ लग गए तो उनका क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है मैडम, इंस्पेक्टर ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें इस बच्ची का भी बयान लेना होगा। मानवी अभी काफ़ी डरी हुई है इंस्पेक्टर। अनुराग ने कहा, बयान देने की हालत में नहीं है, हम कल आते हैं मानवी को लेकर, आप कल उसका बयान ले लीजिएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा। मिस्टर अनुराग, अगर आप भी FIR पर साइन कर देते तो केस और स्ट्रांग हो जाता। अनुराग ने सर हिलाया और चुपचाप FIR पर साइन कर दिया। अब इस केस के मामले में जब भी आप दोनों को बुलाऊं, आप दोनों को आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। ओके इंस्पेक्टर, चलता हूँ, बाय, अनुराग ने कहा और त्रिशा के साथ बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही बाहर निकले, अनुराग रुक गया। त्रिशा, मैं अपना फ़ोन अंदर ही भूल आया हूँ, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ। ओके, त्रिशा ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अनुराग वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। मिस्टर अनुराग, आप फिर आ गए? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए, इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। इंस्पेक्टर साहब, अनुराग धीमे और ठहरे हुए स्वर में बोला, अगर आपको उन दोनों लड़कों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ना कि त्रिशा को। इंस्पेक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आपने ही तो कहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगता है, तो इसमें जाहिर सी बात है खतरा भी बहुत है। मैं नहीं चाहता कि त्रिशा किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अनुराग कुछ पल रुका, फिर गंभीरता से कहा, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए तो मैंने उन्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वो मानी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, केस तो अब चलेगा ही, आप उन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा उस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं चलता हूँ, थैंक यू। इधर रणविजय ने त्रिशा को फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन की बेल जाने लगी। उधर त्रिशा का फ़ोन विकी के हाथ में था। स्क्रीन पर रणविजय का नाम चमकता देख वो घबरा गया। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? रणविजय ने चिढ़ते हुए कहा। कौन सी लड़की भाई? कीर्ति ने जिज्ञासा से पूछा। रणविजय ने झुंझलाते हुए कहा, तू कुछ देर चुप रहेगी कीर्ति? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह पर उंगली रख ली और चुपचाप बैठ गई। रणविजय ने फिर से कॉल किया, लेकिन विकी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रणविजय बार बार कॉल करने लगा। ये बड़े भाई बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? विकी बड़बड़ाया। त्रिशा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? रणविजय परेशान हो उठा। कीर्ति ने धीरे से उंगली हटाई और पूछा, ये त्रिशा कौन है भाई? रणविजय ने उसे गुस्से से घूरा। कीर्ति ने फिर से अपने मुंह पर उंगली रखकर खिड़की के बाहर देखने लगी। रणविजय ने एक और बार कॉल किया। इस बार विकी ने कॉल रिसीव किया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। Subscribe for more episodes.